नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा जीएस में। दोस्तों, हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वह टॉपिक कौन सा है? वह टॉपिक है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति में हम लोग एक एक करके क्रम से इसको अध्ययन करते हुए चल रहे हैं। इसमें दोस्तों राष्ट्रपति के पर सीरीज़ चल रही है, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस प्रकार से सारी वीडियो बनाई जा रही हैं। तो उन वीडियो को आप एक एक कर क्रम से देखते हुए चलेंगे, तभी दोस्तों सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो जो विद्यार्थी अभी अभी हमारे इस चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा एक बार फिर से आग्रह है कि वे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि संविधान की आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे दोस्तों। तो दोस्तों आइए चलते हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक प्रारंभ करने से पहले, आज की क्लास प्रारंभ करने से पहले भी दोस्तों, हाल ही में पिछले संडे को पीसीएस का पेपर हुआ दोस्तों। उस पेपर में दोस्तों 15 क्वेश्चन आपके संविधान से आए हुए थे और अभी तक आप लोगों को हमने जहां तक पढ़ाया है दोस्तों, वहां तक आपके 10 क्वेश्चन हूबहू आपके पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आपके कोई साथी मित्र जिन्होंने इस परीक्षा को दिया है तो उससे आप पेपर लेकर आप देख सकते हैं, एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं गया है। हमें बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये सारे क्वेश्चन आपको पीसीएस तक आपको मिल जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी ईमानदारी से और मेहनत के साथ, कड़ी मेहनत के साथ हमारे साथ ताल से ताल मिलाकर दोस्तों चलते रहिए। निश्चित रूप से दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बाहर नहीं होने देंगे, इतना मेरा दृढ़ विश्वास है। जिन्होंने हमारे वीडियो को जो ऑनलाइन देख रहे हैं वे तो निश्चित रूप से दोस्तों 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन वो सॉल्व कर ले जाएंगे, और जिन्होंने हमारी ऑफलाइन क्लास भी ली है तो वे दोस्तों 15 में से 12 क्वेश्चन 101% वो कर ले जाएंगे। एक दो क्वेश्चन दोस्तों बाहर गया है, नहीं सारे के सारे क्वेश्चन आपके संविधान से आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, उन क्वेश्चनों की चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। अगर आप लोगों को वो पेपर देखना है तो आप अपने किसी साथी से पेपर उसको लेकर देख लीजिएगा। फिर अगर किसी दिन समय बचेगा दोस्तों, अगर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तो हम आपको उस क्वेश्चन पर चर्चा कर देंगे। आइए दोस्तों, हम लोग राष्ट्रपति पर चर्चा कर रहे हैं और राष्ट्रपति में उसकी जो शक्तियां हैं, शक्तियों में हम लोगों ने कार्यपालिका शक्ति को देखा और बड़े अच्छे ढंग से समझा। अब हम लोग जो आज राष्ट्रपति की शक्ति में जिस शक्ति पर चर्चा करने वाले हैं वह शक्ति कौन सी है दोस्तों? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका शक्ति कह लीजिए दोस्तों या कार्य कह लीजिए, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां या कार्य। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोग एक एक कर बड़े अच्छे से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। हम कहें एक भी पॉइंट दोस्तों राष्ट्रपति के से छूटना नहीं चाहिए। आइए देखते हैं दोस्तों इस व्यवस्थापिका शक्ति में कार्य में राष्ट्रपति क्या क्या करता है। तो व्यवस्थापिका को हम लोग विधायिका के नाम से भी जानते हैं और व्यवस्थापिका को ही हम लोग पार्लियामेंट अर्थात संसद कहते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने राष्ट्रपति के चैप्टर को प्रारंभ किया था, वहाँ पर आपको चार्ट के माध्यम से सारी चीज़ें समझाई थी कि किस अनुच्छेद में किसका वर्णन किया गया है। तो जो व्यवस्थापिका है, जो विधायिका है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है? तो आप कहेंगे दोस्तों अनुच्छेद 79। किस पर दोस्तों? 79 यहाँ से प्रारंभ होता है। और इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है जरा इसको समझ लीजिए। इसमें सीधे सीधे कहा गया है कि ये जो संसद होगी यह राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस
लोकसभा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 79 में क्या कहा गया है? संसद 3 लोगों से मिलकर बनी हुई है। कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। अर्थात ये जो 3 अंग हैं इनसे मिलकर बनी हुई है हमारी क्या? संसद। और जिसमें कहा गया है दोस्तों, ये जो राष्ट्रपति महोदय हैं, जो राष्ट्रपति हैं, ये संसद के अभिन्न अंग होंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे बारीक शब्दावली का अंतर है, कभी भी कन्फ्यूजन मत रखिएगा दिमाग में। यहाँ यह नहीं कहा गया है कि अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना गया है। माना गया, माना शब्द का प्रयोग नहीं किया गया दोस्तों, वो है रियल में राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। साफ साफ अनुच्छेद जो 79 है वो कहता है कि जो संसद होगी उसमें 3 लोग शामिल होंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। और जो राष्ट्रपति होगा वो संसद का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग होगा। माना नहीं गया है, वह अंग है। चीज़ों को समझिए, यहाँ अगर माना शब्द लग गया तो वह गलत हो जाएगा दोस्तों। वो माना नहीं गया है, वो है। ये अनुच्छेद 79 साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग है। अब दोस्तों यहाँ से प्रश्न बड़ा अच्छा उठता है, कथन कारण में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछे जा सकते हैं जरा समझिए। दे दिया कथन, अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। कारण दे दिया, क्यों है, मतलब क्यों है, वही कारण में क्या दे रहा है कि संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून का स्वरूप धारण नहीं कर सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न कर दे। अब विकल्प में क्या दिया? कथन और कारण दोनों सही हैं एवं एक दूसरे को परिभाषित कर रहे हैं। फिर बी में क्या दिया? कथन व कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन को परिभाषित नहीं कर रहा है। सी विकल्प में क्या दिया? कथन सही है, कारण गलत है। डी में क्या दिया दोस्तों? कथन गलत है और कारण सही है। तो क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएं। तो दोस्तों कथन व कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन को परिभाषित भी कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये ट्रेंड है दोस्तों अब क्वेश्चन पूछे जाने का। अभी तक दोस्तों ये सिविल की परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं, पूछे भी जा रहे हैं। अब ये ट्रेंड दोस्तों एसएससी में भी आ गया है, आपके यूपी की परीक्षा में भी आपको देखने को मिल सकता है। यूपी SSSC भी ऐसे प्रश्न पूछता है। तो आप कथन और कारण प्रश्न को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, तभी उस कथन और कारण वाले प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया। फिर से देखिए 79 क्या कहता है? संसद 3 लोगों से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा। इसलिए है कि संसद द्वारा पारित विधेयक, चूंकि कानून कौन बनाता है? कानून संसद बनाती है। और वह संसद कानून बनाती है तो कानून के पहले वो विधेयक होता है और वह कानून का स्वरूप तभी धारण करता है जब राष्ट्रपति महोदय उस पर अपना हस्ताक्षर कर देते हैं। इसलिए महोदय जी राष्ट्रपति संसद के क्या हुए? अभिन्न अंग हुए। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आइए चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट अनुच्छेद को। अनुच्छेद 83 को देख लीजिए यहीं पर। इसमें क्या कहा गया है? ये जो राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति, ये राज्यसभा में 12 सदस्यों को, बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये भी आपसे कई बार पूछा गया। 12 सदस्यों को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। तो ये प्रश्न है आपसे दोस्तों, किसमें कहा गया, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 83 में कहा गया है कि राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और ये जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं यह किस क्षेत्र से होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, 4 क्षेत्र हैं इसमें। कभी संख्या पूछ ले तो 4 बताएंगे। साहित्य, कला, हमने कहा जहाँ कला होगा वहाँ विज्ञान जरूर होगा। कला,
विज्ञान और चौथा जो है समाज सेवा। इन 4 क्षेत्रों में किसी एक क्षेत्र में जो विशेषता रखते हों, जो विशेषज्ञ हों, उनको राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यसभा में मनोनीत करता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ आपने खेल को तो शामिल नहीं किया, तो ध्यान दीजिएगा, खेल शब्द का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है। अब आप पूछेंगे जब खेल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है तो सचिन तेंदुलकर को क्यों मनोनीत किया गया? सचिन तेंदुलकर को क्यों मनोनीत किया गया राज्यसभा में? तो आपका कहना बिल्कुल सही है, सचिन तेंदुलकर तो खेल से संबंधित है, लेकिन खेल का यहाँ पर उल्लेख किया नहीं गया है। तो दोस्तों केवल सचिन तेंदुलकर ही नहीं, आपके नवजोत सिंह सिद्धू, मैरी कॉम और इसके पहले दारा सिंह भी राज्यसभा में मनोनीत हो चुके हैं। सचिन तेंदुलकर और जो नवजोत सिंह सिद्धू और जो मैरी कॉम है, ये सब स्पोर्ट्स से संबंधित है, खेल से संबंधित है। इन्हें क्यों मनोनीत किया गया, क्या कारण था? तो दोस्तों इसमें कहा गया कि जो ये खेल है, खेल से संबंधित थे ये तीनों लोग। खेलना भी क्या है, एक प्रकार की कला है, इसलिए सचिन तेंदुलकर और नवजोत सिंह सिद्धू और MC मैरी कॉम को यहाँ पर मनोनीत किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं यह आपका जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ 4 चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिएगा, केवल 4, खेल को इसमें शामिल नहीं किया गया। खेलना एक प्रकार की क्या है, कला है, इसीलिए सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में क्या किया गया था, मनोनीत किया गया था। कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12 सदस्य। कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 83 के तहत करता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। आइए दोस्तों हम लोग इसके आगे देख लेते हैं। राज्यसभा में हमने देखा 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, तो लोकसभा में कितने मनोनीत होते हैं? 2 मनोनीत होते हैं, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद को याद रखिएगा, अनुच्छेद 331 के तहत। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति कहाँ पर? लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को क्या करता है? मनोनीत करता है। ठीक है दोस्तों, तो लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 2। किस अनुच्छेद के तहत? 331। अब यहाँ प्रश्न को समझिए दोस्तों, यह प्रश्न नहीं है कि कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, ये पूछ ले तो एकदम ईजी है, सभी लोगों को पता है कि 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। अब अनुच्छेद पूछ ले तो थोड़ा और बेहतर प्रश्न बन गया, अनुच्छेद 331 के तहत। अब प्रश्न जो और स्टैंडर्ड बन सकता है उसको जरा समझिए। ये 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं लोकसभा में, लेकिन कब होते हैं, किस कंडीशन में, वो स्थिति क्या होती है, उन कंडीशन को समझिए, उन स्थिति को समझिए, वे कारण क्या है उनको जानिए, तभी आप लोग सारे के सारे जो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे उसको हल कर पाएंगे। देखिए 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत तो करता है लोकसभा में राष्ट्रपति, ये तो बात सही है, लेकिन किस स्थिति में करता है? तो ध्यान दीजिएगा, जब लोकसभा में इस एंग्लो इंडियन को कहते हैं दोस्तों आंग्ल भारतीय समुदाय, आंग्ल भारतीय। जब लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता, तब ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। जब पर्याप्त प्रतिनिधित्व जब लोकसभा में नहीं होता तब। अब दोस्तों मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हुआ और उसमें 1 एंग्लो इंडियन निर्वाचित हो गया,
ध्यान समझिएगा, एक एंग्लो इंडियन क्या हुआ, निर्वाचित हुआ। ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को यहाँ मनोनीत करेगा, तब 2 नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि एक तो पहले ही निर्वाचित है, तब कितना हो, संख्या कितनी होनी चाहिए, 2, तब कितने करेगा, जो बचा है 1 को मनोनीत करेगा। यही हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अगर एक एंग्लो इंडियन लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होकर आता है, तब ऐसी कंडीशन में 1 को ही राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करेगा। ठीक है, हमने कहा कंडीशन क्या थी, जब लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो तब 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होता है। तो यहाँ पर एक एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व आया है, यहाँ मिल चुका है, निर्वाचित होकर आया, तब कितने को मनोनीत करेगा, 1 को मनोनीत करेगा। मान लीजिए लोकसभा निर्वाचन में दोनों एंग्लो इंडियन क्या हुए, निर्वाचित होकर आ गए, तब ऐसी कंडीशन में 1 को भी मनोनीत नहीं करेगा राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, जब 1 भी निर्वाचित न रहे तो ऐसी कंडीशन में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा में मनोनीत करता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये तो समझ में आ गया होगा। और चलिए देखिए आगे, अब और आगे समझिए आंग्ल भारतीय समुदाय। अब इसमें दोस्तों एक संशोधन किया गया है। संशोधन क्या किया गया है, जरा इसको समझिए। आइए दोस्तों देखिए, अब ये जो यहाँ पर एक संशोधन अधिनियम किया गया है, जरा इसको समझ लिए। भी हाल ही में संशोधन हुआ है दोस्तों, 126वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया कब, 2019 में। अब राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया, तो यह क्या बन गया, अधिनियम। और यह अधिनियम कौन सा होगा, 104वां। ध्यान समझिएगा, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 बन गया। अब इसके तहत किया क्या गया दोस्तों, ध्यान समझिएगा। अगर विधेयक पूछेगा तो 126वां विधेयक होगा, अगर अधिनियम पूछेगा तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम होगा। अब तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए जा चुके हैं, 104। अब जरा समझिए इसको समझने का प्रयास करिए। अब हुआ क्या इसके तहत, अब इसके तहत दोस्तों जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करता था, अब इस परंपरा को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ध्यान से समझेंगे, इस परंपरा को अब समाप्त कर दिया गया। अब लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन जो मनोनीत होते थे वो नहीं होंगे, अर्थात ये 331 अनुच्छेद जो है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया दोस्तों। ठीक है, फिलहाल इस 126 संशोधन पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कभी किसी अन्य वीडियो में। ठीक है, जब संसद पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पर चर्चा कर देंगे, लेकिन यहाँ इतना जानते रहिए कि ये जो 2 एंग्लो इंडियन जो मनोनीत होते थे अब क्या हो गया, अब इन्हें समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इसके तहत और प्रावधान किए गए हैं, वो उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। अब प्रश्न उठता है दोस्तों, ये जो एंग्लो इंडियन हैं, ये एंग्लो इंडियन कहते किसे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 366। इस अनुच्छेद 366 में दोस्तों एंग्लो इंडियन को परिभाषित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, 366 में अनेक बातों का उल्लेख किया गया है और इसी अनेक बातों में एक बात क्या है, एंग्लो इंडियन को यहाँ पर परिभाषित किया गया है। आखिर ये एंग्लो इंडियन कौन होते थे, किसे कहा जाता था, तो यहाँ पर समझ लीजिए, ऐसा भारतीय, एंग्लो इंडियन को बता रहे हैं, ऐसा भारतीय जिसके पिता व दादा में से कोई एक क्या हो, अंग्रेज हो, और जो उसकी माता हो वो अनिवार्य रूप से भारतीय हो। तो ऐसे
लोगों से उत्पन्न संतानों को हम क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन कहते हैं। फिर से समझिए, ऐसे भारतीय जिनके पिता व दादा में से कोई एक क्या हो? अंग्रेज हो, लेकिन जो माता हो वो भारतीय हो, तो इन लोगों से उत्पन्न संतान जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? एंग्लो इंडियन कहलाती हैं, आंग्ल भारतीय कहलाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और यहीं पर दोस्तों और व्यवस्थापिका जो शक्ति है राष्ट्रपति को और समझ लेते हैं और अनुच्छेद 85, 86 और 87 को तुरंत यहीं पर समझ लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 में क्या है दोस्तों? इसमें कहा गया है राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है। आहूत मतलब होता है दोस्तों बुलाना। संसद का सत्र बुलाता है और सत्रावसान करता है। सत्रावसान करता है और आवश्यकता पड़ने पर लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, फिर से समझिए इसे। अनुच्छेद 85 में क्या है? राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है। आहूत मतलब बुलाना, और सत्रावसान करता है। सत्रावसान का मतलब होता है सत्र की समाप्ति की घोषणा करना। क्या करना? सत्र की समाप्ति की घोषणा करना। अब दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा जाता है। कौन सा प्रश्न? समझिएगा, राष्ट्रपति इसमें से क्या नहीं करता? दे दिया। संसद का सत्र आहूत करता है था, सत्रावसान करता है। बी विकल्प में दे दिया, संसद का जो सत्र है उसे स्थगित करता है। तीसरा विकल्प दे दिया, लोकसभा को भंग कर सकता है। चौथा और कोई ऑप्शन दे दिया विकल्प में। तो इन कंडीशन में आपका कौन सा आंसर सही होगा कि राष्ट्रपति इनमें से क्या नहीं कर सकता? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने कहा संसद का सत्र आहूत बुलाता है, ये तो कर सकता है। सत्रावसान भी करता है, ये भी कर सकता है। लोकसभा को भंग कर सकता है, ये भी कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, लेकिन संसद के सत्र को स्थगित नहीं करता। ये ध्यान दीजिएगा, स्थगित नहीं करता। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब इसको स्थगित कौन करता है? तो जो सदन के अध्यक्ष होते हैं, जो सभापति होते हैं, वो स्थगित करते हैं। केवल वो सत्रावसान करता है, सत्र की समाप्ति की घोषणा करता है। स्थगित मतलब दोस्तों, जैसे सत्र आज नहीं चल पाई तो कल के लिए क्या कर देना? स्थगित कर देना कुछ दिनों के लिए। लेकिन समाप्ति की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वह किसी भी सदन के सत्र को स्थगित नहीं करता। इस बात को एकदम दिमाग में आप बैठाए रखेंगे। अगला देखिए अनुच्छेद जो 86 है, 86, इसमें क्या कहा गया है? राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकता है और संसद में संदेश भेज सकता है। क्या भेज सकता है? संदेश भेज सकता है। ठीक है, फिर से समझिए 86 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है और संसद में संदेश भेज सकता है। यह अधिकार, यह पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अब इस संसद को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति क्या देता है? अभिभाषण देता है।
अब ये जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है यह तैयार कौन करता है, यह बड़ा अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को तैयार कौन करता है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण को तैयार कौन करता है, मंत्रिपरिषद। ठीक है, कौन करता है, मंत्रिपरिषद करता है। ठीक है दोस्तों, 86 में क्या है कि राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है तथा संदेश भेज सकता है। अब अनुच्छेद 87 को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। आइए चलते हैं आगे देखें 87 को। आइए दोस्तों अब हम लोग अनुच्छेद 87 को देख लेते हैं। 85, 86, 87 तीनों अनुच्छेद को याद रखिएगा। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति विशेष परिस्थिति में संसद को क्या करेगा, संबोधित करेगा। विशेष परिस्थिति में क्या करेगा, संसद को संबोधित करेगा। वह प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से क्या करेगा, संबोधित करेगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ अनिवार्य लगा रहे हैं। वह प्रत्येक वर्ष जो पहला सत्र होता है अर्थात जिसे हम लोग बजट सत्र कह लें, वो जो होता है उसे अनिवार्य रूप से संबोधित करता है। कौन, राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत, 87। अब दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, दूसरी कंडीशन ये है दोस्तों, मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हुआ, नवनिर्वाचित लोकसभा का गठन हो गया है, तो वह जो लोकसभा नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से क्या करता है, संबोधित करता है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति विशेष परिस्थिति में संसद को संबोधित करता है। वो क्या, प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करता है। नई लोकसभा का अगर गठन हुआ है तो जो वो बैठक कर रही है, जो सत्र हो रही है, तो उस पहले सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करता है। कौन, राष्ट्रपति करता है। अब दोस्तों अगला देखिए, यहाँ पर अनुच्छेद 99 को समझ लीजिए। यहाँ पर क्या बताया गया है, संसद के सदस्यों का शपथ प्रावधान है। अब इस संसद के सदस्यों को शपथ दिलाता कौन है, दिलाएगा कौन, राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। ऐसा हूबहू किस अनुच्छेद में कहा गया है, 99 कहा गया है, या तो राष्ट्रपति स्वयं दिलाएगा या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति उसे शपथ दिलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संसद के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति, जो नई लोकसभा का गठन हुआ है, उस नई लोकसभा में जो वरिष्ठतम सदस्य है, कौन, वरिष्ठतम सदस्य। हमने आपको बताया है कि यह वरिष्ठतम सदस्य उम्र के आधार पर नहीं होना चाहिए, कार्यकाल के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, तो जो वरिष्ठतम सदस्य होगा उसे राष्ट्रपति क्या नियुक्त करेगा, प्रोटेम स्पीकर। क्या, प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करता है। अब यह प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। अब इस प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है, संसद के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाना। यही होता है प्रतिनिधि राष्ट्रपति का, जो संसद के सदस्यों को शपथ दिलाता है। अब आप प्रश्न पूछे कि प्रोटेम स्पीकर का संविधान में का किसी अनुच्छेद में उल्लेख है, तो उल्लेख नहीं है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा गया है कि संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाएगा। अब राष्ट्रपति इसके लिए किसकी नियुक्त करता है, प्रोटेम स्पीकर की। और प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, जो लोकसभा का सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है। अब यहाँ पर वरिष्ठतम सदस्य लिखा हुआ है, तो यह भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या इस वरिष्ठतम सदस्य का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। तो इस वरिष्ठतम सदस्य
सदस्य का प्रावधान भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि वरिष्ठतम सदस्य ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन यह दोस्तों परंपरा चली आ रही है। यह वरिष्ठतम सदस्य की परंपरा चली आ रही है और इसी परंपरा के तहत जो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, और यह सब संसद के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है। अब दोस्तों इसका कार्यकाल कहेंगे तो इसका कार्यकाल दोस्तों तब तक रहेगा जब तक नए लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं किया जाता, नियुक्त नहीं कर लिया जाता, तब तक यह पद पर बना रहेगा। जैसे ही स्पीकर महोदय आ जाएंगे वैसे ही क्या होगा, ये हट जाएगा और एक आम सदस्य की तरह रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते होंगे, जैसे दोस्तों आपको समझा दें, जैसे बरसात होती है तो मेढक टर टर करने लगते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों जैसे ही नई लोकसभा का गठन होता है तो ऐसे ही प्रोटेम स्पीकर रूपी मेढक उभर कर आ जाता है आपके सामने। ठीक उसी समय आपको यह शब्दावली देखने को मिलेगी, बाकी आपको 5 साल कभी भी दिखाई या नहीं देगा कि प्रोटेम स्पीकर कौन है। जब नई लोकसभा का गठन होता है तभी प्रोटेम स्पीकर का नाम आप लोग सुनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों के अच्छे समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 85 में क्या बताया था कि राष्ट्रपति जो होता है संसद का सत्र आहूत करता है। ठीक है, सत्रावसान करता है, संसद का सत्र बुलाता है। तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या वह इसका विवेकाधिकार है, तो ध्यान दीजिएगा 99% हम कह सकते हैं राष्ट्रपति का यह विवेकाधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है, लेकिन वह अपने विवेक से जो है संसद का सत्र बुला सकता है। कब? मान लीजिए दोस्तों जो सरकार है उसको बहुमत का डर है कि हम बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे और लोकसभा में क्या अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगा तो वह कभी भी, आप बताइए, वह कभी भी सत्र बुलाने के लिए राष्ट्रपति से कहेगा? वो तो चाहेगा कि सत्र अगर आया, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तब तो हम हट जाएंगे, इससे बढ़िया है कि हम सत्र उसका बुलाए ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों राष्ट्रपति क्या करता है, वो अपने विवेक से संसद का सत्र या लोकसभा का सत्र बुला सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे एकदम दिमाग में। चलिए दोस्तों हम लोग आगे की तरफ बढ़ें। आइए दोस्तों, अब अनुच्छेद 108, ये दोस्तों हम लोग राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्ति के बारे में ही पढ़ रहे हैं अभी। अनुच्छेद 108 में क्या है? संसद की संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक। ठीक है, अब संसद की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन कब बुलाता है, यह प्रश्न है दोस्तों। यह प्रश्न भी हमने आपसे कहा कि जो भी हाल ही में पेपर हुआ पीसीएस का संडे को, पिछले संडे को, तो यह प्रश्न दोस्तों आया था कि किस कंडीशन में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक को बुलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, केवल व केवल सामान्य साधारण विधेयक पर, सामान्य विधेयक पर ही राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, बुलाता है। मान लीजिए कोई साधारण विधेयक लाया गया किसी मंत्री द्वारा, किसी संसद के अन्य सदस्य द्वारा, और वह चूँकि जानते हैं कि लोकसभा 2 सदन है, दोनों में लाया जाएगा। मान लीजिए राज्यसभा में वो पारित हुआ और लोकसभा में गया और लोकसभा ने उसे पारित नहीं किया, 6 माह तक अपने पास रख लिया, रोक लिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया दोस्तों? विवाद उत्पन्न हो गया दोनों के मध्य। इसी मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा? अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक बुलाएगा। किस विधेयक के संदर्भ में? ध्यान रखिएगा, वो साधारण विधेयक होना चाहिए। संविधान संशोधन विधेयक, मनी बिल, इन संबंध में दोस्तों कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, यह ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपने इसमें क्या देखा कि 108 में संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है।
और किस मामले में बुलाता है? सामान्य विधेयक। तो यही दोस्तों आपके विकल्प में था कि राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक आहूत करता है। कब? उसमें दिया था विधेयक, सामान्य विधेयक, मनी बिल, संविधान संशोधन विधेयक। तो किस कंडीशन में? केवल व केवल साधारण विधेयक, सामान्य बिल के संबंध में वो संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है। ठीक है, पेपर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न उठता है यहाँ से कि संसद की संयुक्त बैठक बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? यहीं पे इसको भी समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसकी अध्यक्षता करता कौन है? तो इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करेंगे, ये करेंगे स्पीकर महोदय, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की तरफ चलें, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है, जल्दी जल्दी क्लास को आगे ले चलते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग यहीं पर अनुच्छेद 111 और अनुच्छेद 123 यही व्यवस्थापिका शक्ति में ही समझ लेते हैं। अनुच्छेद 111, इसमें क्या कहा गया है दोस्तों? बड़े आराम से समझिएगा। अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि संसद द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति इस पर स्वीकृति देगा कि नहीं देगा, इस बात का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 111 में है। हमने आपसे बताया, क्या बताया कि जो संसद है, संसद में ही बिल आता है, संसद में पारित हुआ और वो बिल गया राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के पास किस लिए? हस्ताक्षर के लिए। अब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा कि नहीं करेगा, वो कंडीशन क्या है? इन सब कंडीशनों का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 111 में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 111 वीटो का कहता है, लेकिन यहाँ पर वीटो का उल्लेख, ध्यान दीजिएगा, जो वीटो शब्द है इसका उल्लेख किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, न संविधान में है। ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं ना कि जो वीटो है, वीटो शक्ति, यह अनुच्छेद 111 में साफ साफ लिखा नहीं गया। इसमें 111 में क्या है? इसमें कहा कि जो भी विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा उसकी स्वीकृति के संबंध में उल्लेख किया गया 111। और ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति के समक्ष क्या क्या विकल्प हो सकते हैं उसको समझ लीजिए। या तो राष्ट्रपति स्वीकृति देगा मतलब हस्ताक्षर करेगा, या हस्ताक्षर से क्या कर देगा? मना कर देगा। ठीक है, या पुनर्विचार के लिए वापस भेज देगा फिर से, या दोस्तों ना तो हस्ताक्षर से मना करेगा, ना तो हस्ताक्षर करेगा और ना ही हस्ताक्षर से मना करेगा। ध्यान दीजिएगा, चौथा ऑप्शन क्या है? ना तो वह हस्ताक्षर करेगा और ना ही करने से मना करेगा, वह अपने पास इसे अधिक समय के लिए क्या कर लेगा? रोक लेगा। और इसी को दोस्तों कहते हैं जेबी वीटो। क्या कहते हैं? जेबी वीटो। ठीक है, इसमें कहा गया है कि इसमें विधेयक के संबंध में किसी भी अवधि का उल्लेख नहीं है, किसी भी अवधि का उल्लेख नहीं है। मतलब कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को कितने समय में हस्ताक्षर करेगा? 1 महीने कि 2 महीने कि 4 दिन, 1 हफ्ते कि 14 दिन, कोई भी समय का उल्लेख नहीं है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि राष्ट्रपति उसे अपने पास लंबे समय के लिए रख सकता है, और इसी को कहते हैं दोस्तों वीटो पावर। इसी को कहते क्या है? वीटो पावर। तो एक शब्द आया दोस्तों वीटो, और वीटो को हिंदी में कहते क्या है? निषेधाधिकार। क्या कहते हैं? निषेधाधिकार। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? निषेधाधिकार। ठीक है, मतलब रोकना। समझ में आया दोस्तों? अब 111 के तहत हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जो वीटो पावर है
पूरे विश्व में वीटो पावर की कंडीशन क्या है उसको समझ लीजिए। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, वीटो शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 111 में नहीं है। 111 में ये बातें बताई गई हैं। ये तो दोस्तों जब वो रोक लेगा तो वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वीटो पावर कहते हैं। वीटो शक्ति का प्रयोग कर दिया राष्ट्रपति ने। अब और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं इसे हम लोग आगे की। आइए दोस्तों, वीटो अर्थात निषेधाधिकार को हम लोग समझ लें। पूरे विश्व के संबंध में 4 प्रकार से होते हैं वीटो पावर, उसको ज़रा देख लीजिए। क्या है? विशेषित निषेधाधिकार। दूसरा क्या है दोस्तों? अत्यंतिक निषेधाधिकार। और तीसरा क्या है? निलंबनकारी निषेधाधिकार। और तीसरा क्या है दोस्तों? जेबी, इसी को कहते हैं पॉकेट, अपने जेब में रख लेना, पॉकेट निषेधाधिकार। ठीक है। अब इसमें से प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निषेधाधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो कौन सा प्राप्त नहीं है? विशेषित निषेधाधिकार ये प्राप्त नहीं है। ये किसे प्राप्त है? अमेरिका के राष्ट्रपति को। किसे प्राप्त है दोस्तों? अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये नीचे तीनों जो विशेषाधिकार हैं ये भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। ठीक है। ये 3 प्रकार के भारत के राष्ट्रपति को वीटो पावर शक्तियाँ प्राप्त हैं। ये कंडीशन क्या है जरा इसको समझ लीजिए। मान संसद द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है, तब वो जो विधेयक होता है वो संसद में जाता है और संसद अपने दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करके फिर से राष्ट्रपति के पास भेज देता है और राष्ट्रपति उस पर क्या कर देता है? हस्ताक्षर कर देता है। तो इसको कहते हैं विशेषित निषेधाधिकार, जो अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। आत्यंतिक में क्या है दोस्तों? आत्यंतिक निषेधाधिकार में जब संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों वो जो विधेयक होगा वो वहीं पे क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाता है। तीसरा देख लीजिए, ये क्या है? निलंबनकारी। जब भी कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए, तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है। ये ध्यान दीजिएगा, इसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है। तो वो कौन सा निषेधाधिकार होता है? निलंबनकारी निषेधाधिकार होता है। और इसका प्रयोग दोस्तों 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। अब आइए जेबी पॉकेट वीटो क्या है? जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर ना तो हस्ताक्षर करेगा और ना ही हस्ताक्षर करने से मना करेगा, वो अपने पास इसे क्या कर लेगा? रख लेगा। इसी को कहते हैं क्या? जेबी वीटो अर्थात पॉकेट वीटो। और इसका प्रयोग 1986 ईस्वी में किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। किसने? ज्ञानी जैल सिंह ने। किस विधेयक के मामले में किया था? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। ठीक है, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के मामले में किया था। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ना तो मनी बिल और ना ही संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता, वह उसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। तो 368 में दोस्तों एक संशोधन किया गया था, 24वां संविधान संशोधन 1971, जिसमें इंदिरा गांधी ने प्रावधान किया कि अगर संविधान संशोधन से संबंधित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करेगा, वह पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। तो ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग अध्यादेश की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अनुच्छेद 123 को सरसरी निगाह से देख लेते हैं। इसमें क्या है? अध्यादेश
जारी करना। अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है? विधायी शक्ति। ठीक है, अध्यादेश जारी करना। अब ये जो अध्यादेश जारी करता है, यह राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है कि वह किसी की सलाह पर करता है? तो कहेंगे दोस्तों मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक, हमने कहा कोई भी काम वह अपनी मर्जी से नहीं करता, किसकी सलाह से करता है? राष्ट्रपति की। ये किसकी सलाह से करता है? जो मंत्रिपरिषद होती है, प्रधानमंत्री जो उसका मंत्रिपरिषद होता है, उसकी सलाह से वो अपने सारे कार्य करता है। ठीक है, तो अध्यादेश जारी करता है। अब किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 123 के तहत। लेकिन किस कंडीशन में जारी करेगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कंडीशन को समझिए। मान लीजिए संसद का सत्र नहीं चल रहा है, यह अध्यादेश तभी जारी होता है जब संसद का सत्र चालू नहीं होता। अब ऐसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है जिस पर तुरंत कानून बनाना आवश्यक है। ऐसी कोई गंभीर विषय उत्पन्न हो गया है जिस पर तुरंत कानून बनाया जाना आवश्यक है। और कानून बनाता कौन है? कानून बनाती है हमारी संसद। अब संसद कब बनाती है? जब संसद का सत्र चल रहा होता है तब कानून बनाती है। अब संसद का सत्र चालू नहीं है और तब ऐसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई जिस पर कानून बनाना अति आवश्यक है। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 123 के तहत क्या जारी करेंगे? अध्यादेश जारी करते हैं। और उस अध्यादेश की जो अवधि होगी वो कितनी होगी? अधिकतम 6 माह होगी। ठीक है, अधिकतम 6 माह। क्यों 6 माह क्यों रखा गया? क्योंकि जो संसद के जो 2 अधिवेशन होते हैं उनके बीच का गैप कितना होता है? वो 6 माह होता है। बताया गया है कि संसद का सत्र 1 साल में 2 बार होना आवश्यक है, अर्थात 6 माह पर एक अधिवेशन होना अनिवार्य है। इसीलिए यहाँ पर 6 माह रखा गया। अब दोस्तों जैसे ही संसद का सत्र प्रारंभ हुआ, ध्यान दीजिएगा, संसद का सत्र प्रारंभ हुआ, प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद, 6 सप्ताह या 42 दिन बाद यह जो अध्यादेश है यह स्वतः ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, फिर से समझ लीजिए, यह जो अध्यादेश है जो राष्ट्रपति जारी करता है, कब जारी करता है? अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। कब जारी करता है? जब संसद का सत्र नहीं चालू होए और देश के समक्ष एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, गंभीर विषय आ गया है और राष्ट्रपति को यह आभास होता है कि इस पर तत्काल कानून बनाना आवश्यक है। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत क्या जारी करेगा? अध्यादेश। लेकिन यह अध्यादेश मंत्रिपरिषद की सलाह से ही वो जारी करता है। और यह अध्यादेश कितने माह तक अपने प्रभाव में रहता है? 6 माह। और जैसे ही संसद का सत्र प्रारंभ हुआ, वो उस संसद के सत्र प्रारंभ से 6 सप्ताह बाद अर्थात 42 दिन बाद स्वतः ही यह क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या अध्यादेश जो है यह वाद योग्य है? तो आप कहेंगे यह वाद योग्य है, बिल्कुल है यह वाद योग्य। जो अनुच्छेद जो हम मौलिक अधिकार को पढ़ा रहे थे, जो अनुच्छेद 13(3) है दोस्तों, वो विधि को परिभाषित करता है। ठीक है, तो यह अध्यादेश एक प्रकार के क्या है? विधि तो है, कानून ही तो है जो राष्ट्रपति जारी करता है। ठीक है, अब जब वो विधि है, जब वो कानून है, तो वह क्या है? वाद योग्य है, अर्थात इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि व्यवस्थापिका शक्ति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हमने आपसे चर्चा की वो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल इसके नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग फिर से मिलते हैं, एक दूसरे से रूबरू होंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।